पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। आज पहले 2 देशों के युद्ध की वीडियो कुंजी जो एक शिव मंदिर के लिए भिड़ गए। एयर स्ट्राइक कर दी, तोप और रॉकेट से हमले किए गए जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन ये शिव मंदिर कहां है और क्यों इसके लिए 2 देश एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए हैं, वो देखिएगा। फिर वो सियासी क्लेश जिसमें हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां हैं। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का दावा है कि जिस तरह से राज्य में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, वहां 2041 तक हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। उनके इस दावे से मौलाना गुस्से में है। वैसे गुस्से में तेजस्वी यादव भी हैं। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर उन्होंने ये तक कह दिया कि महागठबंधन विधानसभा चुनाव के बहिष्कार पर भी विचार कर सकता है। इस पर बीजेपी ने क्या कटाक्ष किया है और वाकई चुनाव का बहिष्कार किया जा सकता है क्या, ये समझेंगे। एक शुभ समाचार आज ब्रिटेन से आया है, जहां आज पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर की मुलाकात हुई और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लग गई। पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताया है। इस समझौते से भारत से ब्रिटेन को होने वाले 99% निर्यात पर टैरिफ यानी आयात शुल्क में राहत मिलेगी। इस बीच उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। ये रेड दिल्ली से मुंबई तक हुई है। मामला 3000 करोड़ के लोन फ्रॉड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। एक बड़ा अपडेट यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने चुनौती दी थी। हालांकि अभियुक्त जेल नहीं भेजे जाएंगे। और एक दुखद समाचार यह है कि रूस का एक यात्री विमान चीन की सीमा के पास क्रैश हो गया है, जिससे विमान में सवार सभी 49 लोगों की मौत हो गई। यात्रियों में 5 बच्चे भी शामिल थे। ये प्लेन हादसे से पहले रडार से गायब हो गया था और संपर्क भी टूट गया था। सबसे पहले आज बात करते हैं कैसे संघर्ष की, जिसमें बम है, बारूद है, तोप से बरसते गोले हैं। ये संघर्ष किसी युद्ध से कम नहीं है। जिस तरह के वीडियो आप रूस यूक्रेन युद्ध में देखते रहे हैं, जिस तरह के वीडियो आपने इजराइल ईरान युद्ध के दौरान देखे होंगे, ठीक उसी तरह के विस्फोटक वीडियो अब एशिया की नई बैटलफील्ड से आ रहे हैं। ये युद्ध भारत से सिर्फ 5000 किलोमीटर दूर हो रहा है। इस युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि एक शिव मंदिर को लेकर दुनिया के 2 देश आमने सामने हैं। एक का नाम है थाईलैंड और दूसरा देश है कंबोडिया। दिन भर आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस युद्ध के वीडियो देखे होंगे, इस युद्ध की कहानियां सुनी होंगी। सत्ता के न्यूज मित्रों को हम ये बताने वाले हैं कि कैसे एशिया में 2 पड़ोसी देश शिव मंदिर को लेकर बम वर्षा और बारूद वर्षा कर रहे हैं। ये युद्ध का एक नया फ्रंट है। कहने का मतलब दरअसल ये है कि थाईलैंड और कंबोडिया में आज का गुरुवार धमाकेदार रहा है, जिसमें एयर स्ट्राइक है, बमबाजी है, रॉकेट अटैक है। थाईलैंड और कंबोडिया का सीमावर्ती क्षेत्र आज सुबह से युद्ध भूमि बना हुआ है। अब तक हमलों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले आपको 5 विस्फोटक वीडियो से ये बताते हैं कि शिव मंदिर को लेकर कैसे थाईलैंड और कंबोडिया की आज सुबह धमाकेदार एंट्री रही है। थाईलैंड और कंबोडिया में दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है, बमबारी हो रही है। बॉर्डर के पास के इलाकों में युद्ध हो रहा है। कैसे बीच सड़क अटैक हुआ है आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। कंबोडिया के हमलों के बाद थाईलैंड में 40,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। रॉकेट से हमले का अगला वीडियो जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो और भी खतरनाक है। दोनों देशों की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि रिहायशी इलाकों पर भी हमले हो रहे हैं। कंबोडियाई सैनिक लगातार गोलीबारी कर रहे हैं। थाईलैंड के सुरिन प्रांत में कंबोडिया की ओर से फायरिंग की गई है। अगला वीडियो थाईलैंड के सीसाकेट प्रांत का है, जहां एक पेट्रोल स्टेशन से जुड़े एक स्टोर से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि कंबोडिया के अटैक के बाद कुछ इसी तरह पूरा इलाका धुआं हो गया। कंबोडिया के सैनिक BM-21 रॉकेट से हमले कर रहे हैं। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया ने ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए हैं। थाईलैंड के सैन्य अड्डों पर पिन पॉइंट अटैक किया गया है। थाईलैंड के बंकर पर रॉकेट बरसते हुए दिखाए गए हैं। थाईलैंड ने भी जवाबी कार्रवाई की है। 2 कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं। हमलों के बाद कंबोडिया में कई इलाकों में आग लग गई। इन तस्वीरों के साथ आज आपको ये भी जानना चाहिए कि कैसे थाईलैंड और कंबोडिया में अचानक इस युद्ध की शुरुआत हो गई। आज कैसे शिव मंदिर पर छिड़े इस युद्ध की टिक टिक
शुरू हो गई। आप देखिए, थाईलैंड की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि आज सुबह 7:35 पर थाईलैंड सीमा के पास कंबोडिया के ड्रोन देखे गए थे। उसके बाद रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के साथ सीमा पर सैनिकों की तैनाती भी देखी गई। थोड़ी देर बाद सुबह 8:20 पर कंबोडिया की ओर से मंदिर के खंडहर के पास गोलीबारी की गई। थाईलैंड की ओर से यह कहा गया है। इसके 30 मिनट के बाद सुबह 8:50 पर मंदिर के पास तोप से अटैक किया गया। सुबह 9:15 पर कंबोडिया की ओर से मंदिर के पास BM-21 रॉकेट दागे गए। कंबोडिया की ओर से हमलों के बाद थाईलैंड एयर स्ट्राइक मोड में आ गया। थाईलैंड की ओर से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की गई। सिर्फ 120 सेकंड में देखिए कैसे शिव मंदिर को लेकर दो देश बम और बारूद की वर्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि थाईलैंड और कंबोडिया में विवाद की शुरुआत इसी वर्ष 28 मई को हुई थी। एक झड़प में कंबोडियाई सैनिक की मौत हुई थी। वैसे देखा जाए तो थाईलैंड सैन्य शक्ति के मामले में कंबोडिया से बहुत बड़ा है। थाईलैंड के पास 3,60,000 सैनिक हैं, जबकि कंबोडिया के पास 1,70,000 सैनिक ही हैं। कंबोडिया के पास ना आधुनिक जेट्स हैं, ना मजबूत सेना है, ना हाईटेक ड्रोन है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध से पूरी दुनिया को यही सबक मिला है, शक्तिशाली होना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है और ना ही ये युद्ध की तुरंत खत्म होने की कोई गारंटी भी है। थाईलैंड की शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कंबोडिया पर F-16 से हमला किया गया है। थाईलैंड ने 6 F-16 विमानों से कंबोडिया पर बमबारी की है। कंबोडिया के मिलिट्री बेस पर एयर स्ट्राइक की गई है। 2 मिलिट्री बेस को थाईलैंड की बमबारी से नुकसान भी हुआ है। इसके अलावा कंबोडिया के मिलिट्री अस्पताल पर भी अटैक किया गया है। थाईलैंड के गैस स्टेशन पर डायरेक्ट हमले किए गए हैं। इसके जवाब में कंबोडिया ने BM-21 रॉकेट से अटैक किया है। आपके मन में लेकिन ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दोनों देशों में मंदिर को लेकर यह पूरा विवाद है क्या, और इस संघर्ष ने अचानक क्यों युद्ध का रूप ले लिया है। मंदिर का नाम है प्री विहार। इसको लेकर वर्षों से दोनों देशों में विवाद रहा है। इस शिव मंदिर पर कंबोडिया और थाईलैंड दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। कंबोडिया का दावा है कि मंदिर उसके क्षेत्र में है, जबकि थाईलैंड का तर्क ये है कि मंदिर के चारों ओर की जमीन दरअसल उसकी है। आपको बता दें कि वर्ष 1962 में ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा बताया था। थाईलैंड शुरू से ही मंदिर की 4.6 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता रहा है। 2008 में सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं तैनात भी हुई थी। 2008 से 2011 के बीच कई बार गोलीबारी भी हुई, बारूदी झड़पें भी हुई। सिर्फ 2 महीने पहले मई 2025 में भी विवादित सीमा क्षेत्र में गोलीबारी हुई थी। आज की बमबारी और एयर स्ट्राइक को उस हमले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। एक सवाल लेकिन यह भी है कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। आपको बता दें, खमेर शासक जो 9वीं से 15वीं सदी तक एशिया में थे, कहा जाता है कि भगवान शिव के सम्मान में इस मंदिर को खमेर शासकों ने ही बनवाया था। प्री विहार नाम का ये मंदिर कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर है। खमेर शासकों ने 6 शताब्दियों तक चले लंबे शासन के दौरान अनेक मंदिर बनवाए थे। इसीलिए इस मंदिर में अनेक वास्तु शैलियों का प्रभाव देखा जा सकता है। ये मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है जो कंबोडिया और थाईलैंड दोनों की ही सीमा में फैली हुई है। आपको बता दें कि कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ही बौद्ध देश हैं। दोनों की ही करीब 95% आबादी बौद्ध है। इस मंदिर में कोई पूजा अर्चना नहीं होती है। ये माना जाता है कि थाईलैंड के लोग इस मंदिर की मूर्तियों को उठाकर ले गए थे, इसीलिए ये आस्था से ज्यादा सीमा विवाद का मुद्दा है। वहीं कंबोडिया के लिए ये मुद्दा उसकी संस्कृति और इतिहास से जुड़ा है। भारत के धर्म और संस्कृति का प्रभाव समूचे दक्षिण पूर्व एशिया पर बहुत गहरा रहा है। थाईलैंड मूल रूप से हिंदू राष्ट्र था, इसलिए हिंदू धर्म का थाई राज परिवार पर सदियों से गहरा प्रभाव है। थाईलैंड के राजा को वहां के निवासी भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। आपको ये भी बता दें कि आज से 22 दिन पहले थाईलैंड में सियासी तूफान भी आया था।
2 जुलाई 2025 को थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेटोंगतर्न शिनावात्रा को अदालत ने निलंबित कर दिया था। इसकी वजह एक फोन कॉल बनी थी जिसमें वो कंबोडिया के एक वरिष्ठ नेता को अंकल कहकर बात कर रही थी, वो भी एक ऐसे वक्त में जब थाईलैंड और कंबोडिया सीमा पर हालात तनावपूर्ण थे। ये बातचीत जब लीक हुई तो जनता ने इसे राष्ट्र गौरव के खिलाफ माना। उसके बाद प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। अब मंदिर वाले विवाद ने थाईलैंड में भूचाल ला दिया है। कंबोडिया का दावा है कि मंदिर उसकी सीमा में स्थित है, जबकि थाईलैंड कहता है कि मंदिर का कुछ हिस्सा उसके सुरिन प्रांत में आता है। एक सत्य यह भी है कि इस मंदिर को लेकर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन दोनों देशों में राष्ट्रवादी भावनाओं को हवा देता है। अब यह विनाशक रूप ले चुका है, तो इस पर पूरी दुनिया की नजर है। कंबोडिया को लेकर यह भी कहा जाता है कि वो चीन का मित्र रहा है, चीन से हथियार खरीदता रहा है। सवाल यही है कि यह युद्ध आगे किस मोड़ पर जाएगा, यह युद्ध कब रुकेगा और इस युद्ध पर दूसरे देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी। ये जो मंदिर वहां पे बना है, लोग कहते हैं कि भारत से लोग गए थे जिन्होंने उस मंदिर को बनाया था, क्योंकि पुराने वक्तों में कंबोडिया को चंपा भी कहा जाता था। अब ये जो टेम्पल था प्रिय विहार, इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। तो ये जो मंदिर था बनाया हमने था, ये था कंबोडिया के अंदर। थाईलैंड बोला नहीं ये मेरा है, ये फ्रांसीसियों ने गलती से आपको दिया। कंबोडिया फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ गया, उन्होंने कहा नहीं ये कंबोडिया का, जिसको कैम्पुचिया कहते थे उस समय, ये उनके तरफ है। लेकिन एक बॉर्डर इशू, सिर्फ एक मंदिर के ऊपर ऐसा झगड़ा नहीं होता। जो मैं आपको शुरू में बताया सर, उसकी एथनिक जो कारण है, कौन ज्यादा प्रभावशाली होगा, और फिर आपने उसको सपोर्ट किया, मैंने इसको सपोर्ट किया, ये बहुत देर से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये मंदिर तो मेरा ख्याल इसको 6-7 शताब्दियां हो गई हैं बने हुए। तो मेरा मानना है कि इतनी आसानी से ये समाधान नहीं होगा। वैसे चिंगारियां सत्ता की अगली खबर में भी बहुत हैं, लेकिन ये चिंगारियां युद्ध की नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम वाली हैं, जिस पर नया कलेश असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के एक बयान से शुरू हुआ है, जिसे सुनकर देश के मौलाना भड़के हुए हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम में बदलती डेमोग्राफी पर एक चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में जिस तरह से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, उससे 2041 तक असम में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर हो जाएगी। यानी असम में जिन मुसलमानों की आबादी अभी 34% है, वो 2041 तक 50% हो जाएगी और हिंदू असम में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसे लेकर हिमंता ने यह भी कहा है कि ये उनका विचार नहीं बल्कि जनगणना का परिणाम कह रहा है। लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा को आबादी के आंकड़ों वाली चिंता क्यों है? उन्हें असम में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी वाले इस फॉर्मूले को भी समझाया है उन्होंने। हिमंता ने कहा है कि अभी असम में 34% मुसलमान हैं, लेकिन इसमें स्थानीय मुसलमानों की संख्या सिर्फ 3% है, जबकि इसमें 31% मियाँ मुसलमान हैं, यानी वो मुसलमान आबादी जो बांग्लादेश से असम में आकर बस गई है। और इसी को लेकर हिमंता ने डेमोग्राफी वाला ये डर दिखाया है। पहले उनका ये बयान सुनिए, फिर एक ऐसा चिंता कार्ड जिसमें आबादी वाला नंबर गेम है। In Assam, 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. So there is no my take. I am just stating you what is the statistical census report. हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान के हमने आपको दावे भी दिखाए हैं और आइए रिसर्च की भी बात करते हैं। इस रिसर्च के दौरान हमें जो आंकड़े मिले, अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं और वो आंकड़े आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, असम में हिंदुओं की आबादी की स्थिति क्या है, पहले ये जान लीजिए। 1991 की जनगणना के अनुसार असम में हिंदू आबादी 67.14% है। 2001 में ये आंकड़ा घटकर 64.89% हो गया, लेकिन 2011 की जनगणना में इसमें और गिरावट दर्ज की गई। ये 61.47% पर पहुंच गया। यानी पिछले 20 वर्ष में असम में हिंदुओं की आबादी लगातार घटती चली गई। अब असम में मुस्लिम आबादी वाला नंबर गेम भी देखिए, जो हिमंत बिस्वा शर्मा के लिए चिंता का विषय है।
1991 की जनगणना के अनुसार असम में मुसलमानों की जनसंख्या 28.43% थी, जो 2001 में बढ़कर 30.92% हो गई, जबकि 2011 की जनगणना में आंकड़ा 34.22% पर पहुंच गया। यानी इस दौरान असम में मुसलमानों की आबादी में 5.79% का इजाफा हुआ। लेकिन अब उनका अनुमान है कि 2041 तक ये नंबर 50% तक पहुंच सकता है। और इनमें भी चिंता वो मियां मुसलमानों की कर रहे हैं जो बांग्लादेश से आकर असम में बसे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक और बड़ा दावा किया है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। वर्ष 2001 में असम के 23 में से सिर्फ 6 जिले ऐसे थे जो मुस्लिम बाहुल थे, जहां मुसलमानों की संख्या 50% से ज्यादा थी। इनमें भी धुबरी में यह आंकड़ा 74% से भी ज्यादा था। लेकिन 2011 में असम में मुस्लिम बाहुल जिलों की संख्या 6 से 9 हो गई है, जिनमें हेलाकांडी, दरांग जैसे जिले भी अब शामिल हो गए हैं। और हिमंत इसलिए ये दावा कर रहे हैं कि असम में 2041 तक हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इस दावे पर सत्ता का क्लेश भी छिड़ा है और मौलाना भी गुस्से में हैं। Assamese people, particularly in the name of religion, and he is following this RSS agenda of building up an atmosphere in order to impose the so-called Hindu Rashtra. जहाँ तक जनसंख्या वृद्धि का सवाल है तो भारत में कुछ साल के बाद इस तरीके के आंकड़े पेश किए जाते रहे हैं कि कुछ सालों में मुसलमान मेजॉरिटी में आ जाएंगे और नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी में चले जाएंगे। मैं समझता हूं कि इन आंकड़ों का ग्राउंड और इन आंकड़ों के सोर्सेज ऐसे होते हैं जिन पर आप विश्वास नहीं कर सकते। और अभी जो जिस जनगणना की बात कर रहे हैं उस पर हमें कोई विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। वो हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं, हर वो एंगल तलाश करते हैं जिसमें मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई हो और मुसलमानों को टारगेट किया जाए। ये भी जो बयान है ये टारगेट करने वाला है। लेकिन क्या आंकड़ों के अनुसार असम में ही मुसलमानों की आबादी में इजाफा हुआ है? देश को लेकर आबादी वाले इस नंबर गेम में क्या है? इसे लेकर कुछ दिन पहले प्यू रिसर्च सेंटर की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि दुनिया में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और इसका असर भारत में भी दिख रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि वर्ष 2010 में भारत में हिंदू आबादी 80% थी, जो 2020 में घटकर 79.4% हो गई है। मुसलमानों की जनसंख्या 2010 में 14.3% थी, जो 10 वर्ष बाद 2020 में बढ़कर 15.2% हो गई है। जबकि ईसाई और अन्य धर्मों की आबादी में भी 10 वर्षों के दौरान गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि आबादी वाला ये अलार्म अभी हिमंता ने असम में बजाया है, जिस पर सत्ता का क्लेश जल्दी थमेगा नहीं, ये लगता नहीं है। सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी, जिसके केंद्र में बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा है। दिल्ली से लेकर पटना तक आज वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। संसद नहीं चल पाई, विधानसभा में तीखी झड़पें हुई, आरोप ये लगाया गया कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। दिल्ली में संसद भवन के बाहर पोस्टर भी दिखाए गए जिसमें लिखा था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR लोकतंत्र पर वार है। खास बात यह थी कि इस प्रदर्शन में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी भी शामिल हुई। दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर पटना में भी विपक्ष ने विधानसभा में SIR का मुद्दा उठाया। इस दौरान बीजेपी और RJD नेताओं के बीच मौखिक युद्ध भी हुआ, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया कि उनके माता पिता और परिवार को अपशब्द कहे गए। इन दोनों खबरों पर हमने सत्ता की एक विस्तृत कुंजी आपके लिए तैयार की है, लेकिन शुरुआत कुछ बड़े सवालों के साथ करते हैं। क्या महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर सकता है? क्या महागठबंधन बिहार चुनाव से दूरी बनाने पर विचार कर रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में महागठबंधन के बड़े नेता तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से SIR में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो महागठबंधन बिहार चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार कर सकता है। इसके बाद से इस पर चर्चा शुरू हो गई है और लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या बिहार का चुनाव बिना विपक्ष के ही होगा? एक बार तेजस्वी यादव का वो बयान सुनिए जिससे ये चर्चा शुरू हुई है, फिर आगे बढ़ेंगे।
जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसे तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन के अघोषित चेहरे हैं। वो कई बार ये कह चुके हैं चुनाव बाद वो सीएम बनेंगे। ऐसे में उनका ये बयान काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस भी उनके विचार पर सहमति दिखा रही है, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगी कह रहे हैं कि तेजस्वी चुनाव से पहले ही हार मान रहे हैं। जो हो रहा है इसको एसआईआर को करते 6 महीने पहले करते हैं। 1 साल पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो क्या ये वोटर लिस्ट नहीं थी? तो ये सब एक बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है और ये ठीक नहीं है। जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में 178 विधानसभा पर महागठबंधन हारा, फिर उपचुनाव हुए 4 विधानसभा के, उसमें भी शून्य पर महागठबंधन आउट हुआ, और एसआईआर में जो डबलिंग बोटी बांग्लादेशी रोहिंग्या का नाम कट रहा है, तो ये स्पष्ट हार देख रहे हैं। तो ये देख करके सहानुभूति लेने के लिए ऐसा बोले हैं, लेकिन ये चुनाव लड़ेंगे चूंकि चुनाव में इनको आमदनी होती है। और वोटों के अधिकार से वंचित करने का मतलब है कि आप पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को डिनाई कर रहे हैं। बिहार में चुनाव की जो परिस्थिति ये लोग पैदा कर रहे हैं, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। कह रहे आपको नेता तो कोई मान ही नहीं रहा है इंडी गठबंधन में। अब वोट बहिष्कार की बात, अरे वोट का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। आपके पिता को चुनाव नहीं लड़ने का आदेश कोर्ट ने पारित किया है। तो अपने आप भुक्तभोगी है तो समाज भी भुक्तभोगी हो जाएगा। जब नाम ही मतदाता काट दीजिएगा तो चुनाव की सार्थकता कहाँ बचती है? तो हमारे पास क्या विकल्प है? जब आधे ही मतदाताओं के नाम आप उड़ा दीजिएगा, लोकतंत्र को समाप्त कर दीजिएगा, मतदाता आपके पिक एंड चूज रह जाएंगे, तो चुनाव की कोई मायने नहीं। अगर बिहार के वोटरों के साथ इंसाफ नहीं हो सका तो यकीनन है कि इस इलेक्शन का बायकॉट करना चाहिए लोगों को। इसलिए का मताधिकार उसका अपना देश का नागरिक होने का अधिकार है, इसलिए इससे वंचित नहीं किया जा सकता। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा है। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर हंगामा करने लगे। कांग्रेस समेत कई विपक्षी सांसद वेल में आकर पोस्टर लहराने लगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला किया। उन्होंने कहा कि वो चुनाव आयोग को एक मैसेज देना चाहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। हम आपको बच के जाने नहीं देंगे। Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. And I want to send a message to election commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. राहुल गांधी जी जो है ना, मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष के नेता को इस देश से कोई मतलब ही नहीं। कभी आपने उनको सीरियस पॉलिटिक्स करते हुए देखा है? कांग्रेस निकृष्ट पार्टी हो गई है, उसकी मानसिकता विकृत हो गई है, और मुझे इससे ज्यादा जो है नेता विपक्ष पर कुछ बोलना नहीं। अगर हमारा चुनाव आयोग बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तरह व्यवहार होगा, अगर वो आदर्श बन जाएगा, तो दलों के पास, नागरिकों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। संविधान लेके घूम रहे हैं, फैशन बना लिए हैं,
संविधान में क्या लिखा है कि जो इस देश का नागरिक है वही मतदान करने का हकदार है। अब अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि भाई आप प्रमाणित करिए कि आप इस देश के नागरिक हैं, आप नहीं प्रमाणित करना चाहते हैं, तो इसमें आपका समस्या है। विपक्ष के तीखे हमले के बीच चुनाव आयोग ने एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया है। आयोग ने अपने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा है कि भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है, तो क्या इन बातों से डरकर निर्वाचन आयोग को कुछ लोगों के बहकावे में आकर संविधान के खिलाफ जाकर पहले बिहार में फिर पूरे देश में फर्जी वोट डालने का रास्ता बनाना चाहिए? सूत्रों के मुताबिक बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद करीब 52 लाख वोटरों के नाम काटे जा सकते हैं। इनमें वो लोग हैं जिनके 2 जगह पर नाम है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर वो अपना प्रमाण नहीं दे पाए हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच सिर्फ 12,000 वोटों का अंतर था। कांग्रेस को पिछली बार 40 लाख वोट मिले थे, इस बार 52 लाख वोट कटते हैं तो ये संख्या कांग्रेस को मिले 40 लाख वोट से भी 12 लाख ज्यादा है। अगर प्रतिशत में देखें तो एनडीए को 37.3% और महागठबंधन को 37.2% वोट मिले थे, यानी सिर्फ 0.1% कम था। अगर इस बार 52 लाख वोट कट गए तो ये बिहार के पूरे चुनावी गणित को ही बदल देगा। शायद इसीलिए महागठबंधन चुनाव के बहिष्कार जैसी बातें भी कह रहा है। हालांकि वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर बिहार में नेताओं के बीच अपशब्द वाला युद्ध भी हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी विधायकों पर गाली देने और हमला करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी विधायकों ने उन पर हमले की कोशिश की है, लेकिन उनके विधायकों ने उन्हें बचा लिया। सदन में तेजस्वी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा। बैठो। और ये लोग गुंडे लोग हैं, लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। कोई भी किसी को भी बाप को गाली दे देना, किसी के पिता को गाली दे देना। अभी हम तो नहीं थे, अंदर हम नहीं थे, मतलब फिर उनको बुखार हम छोड़ा देते। देखिए, उधर से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा था संजय सिंह हो, लखिंदर जी हो, सब लोग के द्वारा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता अगर बोल रहे हैं तो उनको सुननी चाहिए। आपत्तिजनक बात जनक सिंह के द्वारा आपत्तिजनक बयान दिया गया है, उधर से माइक तोड़ रहा है। ये तो लोकतंत्र के लिए हत्या है। और गालियां भी दी गई हैं, बहुत भद्दी गालियां दी गई है। हम लोगों ने स्पीकर साहब से कहा कि उन गालियों का फुटेज निकलवाया जाए। तेजस्वी यादव जी को गाली दिया जा रहा था, उनके मां बहन को गाली दिया जा रहा था, और संजय सिंह जो है वो माइक तोड़ करके दौड़ करके मारने के लिए आया था। सत्ता में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की, जो पिछले कुछ दिनों से यूपी के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे थे। हालांकि जमीनी हकीकत जानने की इस मुहिम में उन्हें कई बार परिस्थितियों का करंट लगा। जनता ने कई जगह उनके विभाग के बड़े बड़े दावों के फ्यूज उड़ा दिए, जिसके बाद अब मंत्री एके शर्मा के हाई वोल्टेज तेवर देखने को मिल रहे हैं, जिससे उनके गुस्से का करंट बिजली विभाग के अधिकारियों को लगा है। लखनऊ में मंत्री एके शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने कहा, ऐसा लगता है आपने हमें बदनाम करने की सुपारी ले ली है। प्रदेश के विधायक और जनप्रतिनिधि हमें गाली दे रहे हैं। अधिकारियों के गलत फैसलों का खामियाजा पूरा प्रदेश भुगत रहा है। अधिकारियों से कहा है कि आप लोग अंधे बहरे होकर एसी कमरों में बैठे हो, जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं है। एके शर्मा ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वो बहुत नाराज और दुखी होकर आए हैं। मंत्री जी इतने गुस्से में थे कि अपने ही विभाग के दावों और कार्यशैली की पोल खोलने लगे। बिजली कटौती के मुद्दे पर उन्होंने अधिकारियों से कहा, पूरे फीडर या गांव की लाइन काट दी जाती है। ऐसे में उन उपभोक्ताओं की क्या गलती है जो समय से बिल भर रहे हैं। तकनीकी फॉल्ट को लेकर एके शर्मा ने जो कहा, उसने सरकारी दावों का शॉर्ट सर्किट कर दिया। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जले हुए ट्रांसफार्मर वक्त पर ना बदलना कहां का न्याय है। बात इससे आगे बढ़ी तो गलत बिजली बिल तक पहुंच गई। मंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि कंप्यूटर से बने बिल में गलतियां कैसे हो सकती हैं। ये कहा कि पहले ज्यादा बिल भेजा जाता है, फिर पैसे लेकर ठीक किया जाता है।
मंत्री ए के शर्मा ने विजिलेंस टीम पर भी सवाल उठाए। कहा गलत जगह छापेमारी की जा रही है, जहां बड़ी चोरी हो रही है वहां तो टीम पहुंचती ही नहीं है। अपने इस गुस्से में मंत्री ए के शर्मा कुछ ऐसा भी बोल गए जिसके बाद सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई। ये सवाल उठने लगा कि क्या कोई ऐसा है जो बिजली मंत्री ए के शर्मा की पावर कट करना चाहता है। ए के शर्मा ने अधिकारियों से कहा, आप मीटिंग में हमारी बातें सुनते हैं लेकिन फिर कहीं और से संचालित होते हैं, उसके बाद कुछ उल्टा ही कर देते हैं। आपने जैसे हमें बदनाम करने की सुपारी ले ली है। अब ए के शर्मा के अलावा वो कौन है जो उनके विभाग के अधिकारियों को संचालित कर रहा है? उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं है लेकिन अपने विभाग में दखलंदाजी का संकेत जरूर दे दिया है। इतना हमारा बाल क्यों नोचा जा रहा है भाई? हमारी हाजिरी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं। तो आप कहते हैं कि सब ठीक है, तारीख पे आप लोग जनता से एकदम जुड़े हुए नहीं हैं। फील्ड में क्या होगा आपको एकदम जानकारी नहीं है। इसी ऑफिस में बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है। ये रिपोर्ट सुनने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों की। आप लोगों ने मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहाँ आया और मैं फिर आशीष आपको भी कह रहा हूँ कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई दुनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान हमको देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था आप लोग चला रहे हैं?